गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट। मैं आपका अपना परमेश आज एक नए सेशन के साथ। जैसा आपको पता है कि हमारे जो सिंह सर हैं उनका मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सभी को। तो इस मिशन के तहत आज का सेशन जो है हम लोग 10 का दम करने वाले हैं, है ना। तो 10 का दम में हम लोग SBRT टेस्ट जो 8th हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसको मोस्टली बच्चों ने क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। उसमें क्या गलतियां हुई, कैसी हुई, हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एयर इन अ सिलेंडर इज सडनली कंप्रेस्ड बाय अ पिस्टन विच इज देन मेंटेन्ड एट द सेम पोजीशन। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पिस्टन है, उसमें हमने क्या भर रखा है, इसमें फिल कर रखा हमने एयर। ठीक, हमने क्या फिल कर रखा है, एयर फिल कर रखा है। अब हमने किया क्या, हमने इसको क्या किया कि सडनली इसको कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया, सडनली इसको कंप्रेस कर दिया। अब अगर सडनली हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा, है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब बोला क्या जा रहा है, मेंटेन्ड एट द सेम पोजीशन। ठीक, इसका मतलब ये जो हमारा पिस्टन है इसको हमने फिक्स कर दिया। अगर पिस्टन फिक्स कर देंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन nRT, PV इक्वल टू nRT, यहां से हमारा V क्या है, आपका V हमारा है कांस्टेंट, है ना, V हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां से आप देख सकते हो V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। इसका मतलब जो प्रेशर है वो किसके साथ वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। अब देखो फिर क्या बोला गया, आपसे बोला गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब कि अगर हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज कर रहा, मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, मतलब जब हमने कंप्रेस किया उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, है ना, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ। अब देखो अगर कुछ टाइम के बाद की बात करें तो आपको पता है कि आपका जो हीट है वो सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो P क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो P भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर देखा जाए तो 343 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है ना। देखते हैं इसमें ऐसी क्या चीज थी, ऐसे क्या कॉन्सेप्ट मिस कर गए बच्चे जिसकी वजह से ये चीजें गलत हो गई। तो देखो यहां पर हमसे बोला गया है एन आइडियल गैस ए एंड अ रियल गैस बी। यहां पर हमारे पास दो गैस है, ठीक है, दो गैस हमारे पास। ठीक, एक तो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है, ठीक है, ये क्या है, आइडियल गैस, एक आइडियल गैस हो गया हमारे पास। ठीक, दूसरा क्या है, रियल गैस है। ठीक है भाई, हम एक रियल गैस ले लेते हैं। ये जो बी हमारा ये क्या है, रियल गैस है, रियल गैस है। ठीक, आगे देखते क्या हुआ, हैव देयर वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड फ्रॉम V to 2V। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के केस में है, दोनों का वॉल्यूम सेम था। हमने क्या किया, दोनों के वॉल्यूम को V से 2V लेके गए। इसका मतलब क्या किया भाई, वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया। चलो अच्छी बात है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर गया। अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, V आया। अब देखो इधर बात किया अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ये मेन पॉइंट था पकड़ना। अब अगर आइसोथर्मल कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, जीरो हुआ। चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, अब दोनों के केस में बात करते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया, इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आया। अब अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी का केस अलग अलग होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करें तो FnRdt। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहां पर अगर वैल्यू पुट करेंगे हम जीरो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब कि इंक्रीज की तो बात ही नहीं होगी ना इस केस में, है ना, यहां पर जीरो हो गया। लेकिन अगर हम लोग रियल गैस की बात करते हैं ना, रियल गैस की बात करें तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उनके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सेम इन बोथ केसेस, हो ही नहीं सकता, है ना। यहां आप क्लियरली देख सकते हो
विल बी जीरो इन बोथ द गैसेस, ये भी नहीं सही है। ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। हाँ, यहाँ चीज एक चीज क्लियर दिख रहा है, ए के केस में जीरो है, बी के केस में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बी में ज्यादा होगा, इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है, अ मेटेलिक रिंग इज अटैच टू द वॉल ऑफ द रूम। हमारे पास एक कोई रूम है, सपोज करो, उसकी जो वॉल है उसके साथ हमने क्या कर रखा है, एक मेटेलिक रिंग को अटैच कर रखा है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, यानी ये आपके पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर द रिंग, इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिंग है उसके पास ले आ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्थ पोल है वो आपका रिंग के साइड है। तो एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या गया, द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी, रिंग में जो इंड्यूस करंट होगी वो क्या होगी, ये पूछा गया है। तो अब अगर हम इंड्यूस करंट की बात करते हैं तो इंड्यूस करंट में आपने देखा है कि वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है उसी को अपोज करती है। ये कौन बोला, लेंज लॉ ने बोला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इसके मोशन को ये अपोज करना चाहेगा तो यहाँ पर एन जनरेट हो जाएगा, एक तरीके एन की तरह वर्क करेगा। अब अगर एन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी इसमें इंड्यूस, जो इंड्यूस करंट होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देख लो आपका कौन सा ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखो 311 है ना, 311 बच्चों ने इसको गलत कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है। देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में क्या है। द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो हमारे पास एक फ्लक्स कॉइल है, इससे सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करें, है ना, इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी तो आउटवर्ड होगा। अब अगर हम इन दोनों में एंगल की बात करें, है ना, दोनों में एंगल की बात करें, ठीक है, एरिया वेक्टर और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ की बात कर लेते फटाफट। तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस d∅v ओवर dt। भाई ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बोला क्या गया है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब देखो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात कर लेते हैं। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बेसिकली होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो देखो यहां से वैल्यू पुट कर दो, माइनस डी ओवर डी टी, फाइव बी की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, बाकी जैसी कंडीशन की होगी उसके बाद ही हम प्रोसीड कर सकते हैं ना। अगर हम इस केस की बात कर ले, थीटा जीरो है, तो आपको पता है कि यहां पर बी डॉट प्रोडक्ट की बात करें, वी ए कॉस थीटा, है ना, वी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो कर दोगे तो वी ए आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देख लो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को 307 बच्चों ने गलत कर रखा है ना, जबकि देखा जाए तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर जा रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही क्या कर जाती हैं, हमारे नंबर्स ले जाती हैं, है ना, और थोड़े थोड़े से नंबर पे बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो तो यहां पर हम लोग देखते हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो अगर हम लोग हीट की बात कर लें, है ना, तो ये क्या होता है भाई, mc/dt। ठीक, अब यहां पर देखो क्लियरली बोला गया, यहां से ऐसा कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की ही बात कर लेते हैं। तो देखो यहां से ये जो स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, यहां से आप देख लो dq ओवर dt, राइट। चलो यहां पर एक चीज क्लियरली देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की है, किसकी बात की है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको सबको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर यहां से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, देखो 1/m इंटू डी क्यू ओवर 0।
तो देखो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो होता क्या है, इनफाइनाइट होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां से आपका जो सी है वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब जो स्पेसिफिक हीट है किसके केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो इसमें 287 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा। देखो ये क्वेश्चन है आपका, बेसिकली देखा जाए तो हमें डायमेंशंस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, डायमेंशन की बात करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने देखा होगा, उसमें क्या कहता है, अगर मान लो कोई इक्वेशन गिवन है तो जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की होगी वही राइट की होगी। एक चीज और उसमें बोला गया है, जितने टर्म्स होंगे उसमें, है ना, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब डायमेंशन सेम हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, वही डायमेंशन इसका और वही इसका। ठीक, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो p का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, k का डायमेंशन होगा। और हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, k बाई p, है ना, k बाई p इसका डायमेंशन क्या होगा, यही तो हमसे बोला गया है ना। चलो तो इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ k डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ p। अब एक चीज तो क्लियरली है कि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो यहां पर देख ले, देखो इसकी तो डायमेंशन होती है, इसकी भी डायमेंशन होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 273 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड वन सोप बबल इज 3 times दैट इनसाइड अ सेकंड सोप बबल, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, हमारे पास देखो सोप बबल गिवन है, 2 सोप बबल गिवन है। ठीक है, 2 सोप बबल गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब बोला क्या गया है भाई, बोला ये गया है, सबसे पहले हम एक्सेस प्रेशर की बात कर लेते हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, सोप बबल क्या होता है भाई, P इज इक्वल टू होता है 4T डिवाइडेड बाई R। तो इस केस में जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन R, ये सिचुएशन हमें गिवन है। ठीक है, अब यहां से एक चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या, एक रिलेशन ये तो हम बना ही सकते हैं यहां से, बोलो, यहां से हम लोग ये रिलेशन क्लियरली बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 सिचुएशन है, 2 सोप बबल गिवन है। ठीक है, चलो अब यहां से क्या करते हैं, हमसे बोला गया है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, है ना। तो क्या कर लेते हैं, यहां से हम R1 डिवाइडेड बाई R2 की बात कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से हो जाएगा आपका P1 P2 डिवाइडेड बाई P1, P2 डिवाइडेड बाई P1। बोलो यहां से यही तो हो जाएगा भाई। इसको हमने क्या कर दिया, जस्ट इसको रिवर्स कर दिया। ठीक, बोला क्या गया, देखो बोला ये गया है कि जो पहला बबल है उसका प्रेशर जो दूसरा बबल है उसके प्रेशर का 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर हमने इसको पी लिया तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको अगर हमने पी लिया तो ये 3 टाइम्स पी हो जाएगा। बोलो, तो यहां से इसका रेशियो क्या आ गया, 1/3। चलो अच्छा है, क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास सोप बबल की बात करें तो देखा जाए तो एक तरीके का स्फेरिकल होता है ना। अगर हमने इसका रेडियस R ले रखा है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। तो वही तो हमें फॉर्म करना है। तो देखो आराम से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं क्या, R1² डिवाइडेड बाई R2²। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/9। ठीक, अब क्या करना है, 4π से आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 4πr1² डिवाइडेड बाई 4πr2² इज इक्वल टू 1/9, है ना। तो ये क्या हो गया भैया, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1/9। ये क्या हो गया आपका, यही हमसे पूछा गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 254 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना।
तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? म्यूचुअल कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, म्यूचुअल कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं। ठीक, चलो तो देखो हमारे पास सपोज करो कि दो कॉइल हैं। ठीक है, ये दो कॉइल हैं, इसकी रेडियस सपोज करो R1 है, इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, मान लो इसमें करंट I1 हो रहा होगा, इसमें करंट I2। अब यहां से देखो, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, देखो क्या करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस का, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट म्यू आर, है ना, पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R1। ठीक, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है। सबसे पहला ऑप्शन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स इन्वॉल्व। तो देखो ये तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्यों नहीं, देखो आर पर तो डिपेंड करेगा ना, तो ज्योमेट्री पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जबकि इसमें बोल रहा है डज नॉट डिपेंड। ठीक, ये ऑप्शन हमारा तो करेक्ट है नहीं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, परमिएबिलिटी। ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। इसका मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब म्यू आर से हो रही है ना, तो म्यू आर पर तो ये डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो अभी हम देख रहे हैं कि ये डिपेंड कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट की तो बात हो ही नहीं सकती है, इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स produced by the coil 1 at the place of the coil 2 and the current in the coil 2 will be different from that of the ratio defined by interchanging the coils। ठीक है, अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स की बात करेंगे अगर, है ना, फ्लक्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि हम लोग फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अगर यहां से हम इसका रेशियो देखते हैं, है ना, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, है ना, ये दोनों सेम नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है ना। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों करेक्ट हैं। अगर इनकरेक्ट की बात करें तो आपके पास जो 3rd है और जो 1st है वही आपका क्या है, इनकरेक्ट है। 2nd और 4th आपके करेक्ट हैं, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे जिन्होंने गलतियां की 271 थे, है ना। चलिए, अ कंडक्टिंग रॉड AC, देखो हमारे पास ये सिचुएशन दिया गया है ना, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, राइट, और एक रॉड है आपका, ठीक है, एक रॉड है। ठीक, अब यहां से अगर आप देखो ये टोटल जो लेंथ गिवन है, ये जो टोटल लेंथ गिवन है ये कितना गिवन है, देखो 4L, कितना गिवन है 4L, तो ये टोटल लेंथ कितना है 4L, राइट। अब ये 4L है, उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट O, ये पॉइंट O है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियरली ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये आपका रॉड है, ठीक, और इसकी जो लेंथ है ये कितना है 4L, ठीक। ये आपका सपोज करो A है ना, और ये क्या है C है, ठीक। अब एक पॉइंट यहां पर गिवन है, यहां पर O, ठीक। तो यही बोला गया है, रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट O इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ठीक। AO की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है L, कितना L, तो ये कितना बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 3L, कितना बच गया 3L। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बोला है कि इसमें से क्या रिलेशन होगा, इसमें से क्या रिलेशन होगा, हमें इसकी बात करनी है क्लियरली, ठीक है। तो अगर हम लोग V की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग V की बात करें, अगर हम लोग V की बात करें तो V होता क्या है, हाफ V L स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, है ना, ऐसे रोटेट करेंगे तो ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज बेसिकली देखा जाए तो L हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, L हो रहा है। तो सबसे पहले VOA निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई,
वी ओ माइनस वी ए। ठीक, तो इसमें देख लो क्या हो जाएगा, हाफ बी एल। एल की बात करें तो इसके केस में एल क्या हो जाएगा, इसके केस में एल एल ही है, देख लो आप। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ओ ए, यानी हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, इस लेंथ में जो लेंथ है वो तो एल ही है ना। तो एक तो इक्वेशन ये आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट यहां से ओसी की बात कर लो। भाई देखो आप ये तो निकाल लिए, अब इसका भी निकाल लो ओसी का। तो वी ओ सी देखो क्या लिखेंगे, वी ओ माइनस वी सी। तो यहां पर देखो आप, यहां पर एल क्या है, अगर हम लोग यहां पर एल की बात करें तो 3L हो गया, यहाँ ये क्या हो जाएगा 3L होल स्क्वायर ओमेगा। तो यहां से देखो ये क्लियरली कितना हो रहा है, हाफ। देखा जाए तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखा जाए ऐसा कुछ हमें निकालना नहीं, हमारे पास तो ये सिचुएशन है हमारे पास क्या सिचुएशन है, ये है। तो क्या करते क्या है, अगर सपोज करो हम बात करें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या चीज, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना। 2 में से क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो एक चीज क्लियर है, वी नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और वी ए माइनस वी सी बचेगा। क्या बचेगा, वी ए माइनस वी सी। उधर देख लेते क्या होगा, इधर हमारे पास ये सिचुएशन है 9/2, है ना, 9/2 माइनस 1/2, और कॉमन क्या है भाई, कॉमन हमारे पास बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यही तो सिचुएशन बच रहा है। ठीक है, बोलो, यही सिचुएशन हमारे पास बच रहा है। अब या तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहां से क्लियरली क्या आ रहा है, यहां से आ जा रहा है 8/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहां से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4 बी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां से क्लियर देख लो आप, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना यही था कि बस बेसिक इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कैसे इसको निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखा जाए तो 256 स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर रखा है ना। देखिए इसमें गलतियां तो होनी नहीं चाहिए, देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन है आपका, है ना, क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले, पीबी प्लॉट फॉर 2 गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस आर शोन इन फिगर, प्लॉट 1 एंड प्लॉट 2 शुड करस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हमारे पास एक पीबी डायग्राम गिवन है, राइट, उसमें 2 ग्राफ गिवन है ना, 2 प्लॉट गिवन है 1 और 2। आपको बस बताना है कि 1 किसके लिए और 2 किसके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इस पर फोकस करना है, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या चीज, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, है ना, किसकी बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक चीज हमें पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे वेरी करेंगे, है ना। भाई आपका प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, सारे के सारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ये भी हमें पता है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, पीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो बेसिकली ये ग्राफ दिया है तो हमें कहीं ना कहीं स्लोप की बात करनी है। ठीक है, स्लोप की बात अगर करनी है तो इसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप का मतलब क्या हुआ, डीपी ओवर डीबी हमें फाइंड आउट करना है, डीपी ओवर डीबी। तो देखो हम लोग यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि ये 2 फंक्शन गिवन हमारे पास, है ना, 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। सपोज करो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो, है ना, u और v का। ठीक, ये मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बोलो, यही तो करते हैं, ये इसमें हमें अप्लाई कर देना है। तो देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन p है,
सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो गामा v टू द पावर गामा -1, ठीक है, और dv, ये तो फर्स्ट का हो गया, प्लस v टू द पावर गामा और ये हो जाएगा आपका dp, और इधर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो करो क्या, इसको उस साइड लेके चले जाओ। तो लेफ्ट साइड हमारे पास ये बचा, राइट साइड हमारे पास हो जाएगा माइनस गामा p v टू द पावर गामा -1 dv, ठीक है। अब dp ओवर dv तो चाहिए, तो क्या करो आप, dp डिवाइडेड बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p v टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई v टू द पावर गामा, है ना। तो यहां से हम लोग ये क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो माइनस गामा इंटू p इंटू, अब यहां पर देखो आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v टू द पावर गामा इंटू v टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई v टू द पावर गामा। यहां से v टू द पावर गामा गामा कैंसिल आउट हो गया और ये भी आ गया नीचे, है ना। तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये देख लो आप लोग, dp ओवर dv आ गया माइनस गामा p बाय v। यही तो हमारा स्लोप है, यही तो हमारा क्या है, स्लोप। अब यहां से अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे, है ना, तो स्लोप आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, गामा के, किसके है, गामा के। और स्लोप में आपको एक चीज ये भी पता है, किसको हम tan थीटा भी लिखते हैं, है ना। तो देखो आप, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यहां पर ये 2 पॉइंट है, इस पर टेंजेंट की बात कर लेते हैं ना। तो टेंजेंट की जब बात करेंगे, ठीक, तो ये टेंजेंट की बात आएगी। अब यहां पर एक चीज क्लियरली है, मान लो ये θ1 है आपका और ये क्या है, θ2। तो अब अगर आप क्लियरली देखो दोनों एंगल को, तो आपको कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, आप बता सकते हो कौन सा एंगल क्लियरली ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बोलो। तो यहाँ से क्लियरली θ2 जो है ना, जो θ2 है वो ज़्यादा बड़ा होगा θ1 से, ठीक है। इसका मतलब कि जो स्लोप 2 होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा स्लोप 1 से। इसका मतलब गामा 2 ग्रेटर होगा गामा 1 से, है ना, गामा 2 ग्रेटर होगा गामा 1 से। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग गामा का, है ना, किसकी बात कर लेते हैं, गामा का। तो गामा की अगर हम लोग बात करेंगे, स्लोप 1 गामा की बात करें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हमारे पास एक हीलियम है, एक ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, है ना, ऑक्सीजन आपको पता है ना कि डायटोमिक होता है और हीलियम क्या होता है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के केस में अब इसमें अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि गामा की वैल्यू, है ना, गामा की वैल्यू हमारी किसकी ज़्यादा होगी। अगर हम लोग गामा की बात करें, देखो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो आपका सेकेंड वाला ग्राफ है उसका, है ना, ये जो सेकेंड वाला ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका गामा भी ज़्यादा होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग गामा की बात करेंगे तो जो हमारा मोनोएटॉमिक होता है उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायटोमिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऑक्सीजन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हीलियम, है ना। यहाँ से देख लो आपका कौन सा करेक्ट है। प्लॉट 1 आपका क्या है, ऑक्सीजन, और प्लॉट 2 क्या है, हीलियम, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर रखी हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले जो भी टेस्ट हैं उसमें गलतियां ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, है ना। जैसा भी लगे आप इसको क्या करिएगा, इस सेशन को अच्छे से करिएगा, देख लीजिएगा कहाँ आप लोग गलत हो रहे थे, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो आप लोग इस जो भी हमारा ये चैनल है न्यूलाइट नीट, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी नए सेशन आते हैं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस सेशन का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे SBTS 08 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो क्यों गलत किए हैं, आइए देखते हैं इस मुहिम के तहत
कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कितने बच्चों ने कौन कौन से क्वेश्चन को गलत किया है और क्यों गलत किए हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका है SBTS 08 की बात हम लोग करेंगे। देखिए SBTS 08 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 93 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 93 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्यों बच्चों ने गलत किया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, 1 मोल H2 PDBSO4 क्यूनोलिन लिया गया है ए विल बी, ए आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस 1 मोल H2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया आपका PDBSO4 PDBASO4 और क्या लेगा क्यूनोलिन। तो क्या होता है आपका लिंडलार कैटलिस्ट होता है। क्या होता है आपका लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट की बात करते हम लोग हैं तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है सिस एल्किन बनता है। क्या बनता है, सिस एल्किन बनता है। कब, जब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तब, जब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करे आपका शो करे। लेकिन यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पे PDBSO4 क्यूनोलिन की बात करते हैं, 1 मोल H2 है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे चला जाएगा। जब चला जाएगा तो क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा आपका CH2। देखिए एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पर इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होते हैं आपके डिफरेंट होते तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, सिस एल्कीन तब बनता। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 480 480 बच्चों ने गलत किए हैं तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग बात करेंगे 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 84 क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज पास्ड थ्रू Br2 डिजॉल्व इन लिक्विड NaCl, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज ऑब्लिक R। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका CH3, यहाँ पे क्या दिया आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है, फिर आपने क्या किया है थ्रो, क्या किया गया आपका, देखिए यहाँ पे इसमें लिया गया है क्या, यहाँ पे Br2 ले लिया गया है, Br2, दूसरा क्या लिया डाइल्यूट, यहाँ पे क्या लिया आपका NaCl ले लिया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है Br2 की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। जब क्या होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे Br की बात करते हैं और यहाँ पे NaCl भी है आपका और यहाँ पे क्या है आपका H2O, तो H और OH हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस की बात कर देते हैं, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस की बात कर देते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपका है, जब इसकी हम लोग क्या करेंगे Br2 डिजॉल्व इन लिक्विड NaCl की बात करते हैं तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो जब बॉन्ड टूटता है तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या बनेगा आपका CH3 और यहाँ पे CH और क्या बनेगा आपका CH3, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका Br जुड़ जाएगा। और दूसरी बात करते हैं, जब हम लोग बात करें फिर से क्या NaCl ले लेंगे तो क्या होगा आपका CH3, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग CH, यहाँ पे CH2 और क्या होगा आपका यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका Br जुड़ जाएगा। ठीक, और फिर जब हम लोग H2O ले लेते हैं तो क्या जुड़ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या CH और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका OH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ जब प्रोपीन की रिएक्शन Br2 को डिजॉल्व करेंगे लिक्विड NaCl में
और देखो यहाँ पे क्या है, वाटर भी लेंगे तो तीनों प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी बनेगा आपका, ये भी बन सकता है और आपका ये भी बन सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो दिया, देखिए यहाँ पे ये भी बन रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बन रहा है आपका और थर्ड ऑप्शन भी बन रहा है। ठीक, तो क्या होगा आपका ऑल ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखिएगा। देखिए 375 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट्टी थ्री क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 83 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हम लोग 83 क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट CH3 होल थ्राइस CCl टू CH3 होल थ्राइस CH। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग तीनों की बात, इसकी बात करते हैं, लिक्विड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे ले लीजिए C, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या होगा CH3 और यहाँ पे क्या आपका है Cl है। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, स्ट्रांग रिएजेंट होता है। क्या होता है आपका स्ट्रांग रिएजेंट होता है। जब स्ट्रांग रिएजेंट हो जाएगा तो क्या करेगा आपका 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन को एल्कीन में चेंज कर देता है। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे बात करिए C, यहाँ पे बात CH3 C और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दीजिए CH3, यहाँ पे जोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए आप इसको ऐसे C डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 कर दीजिए। मतलब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 की बात करेंगे, 1 2 3 तो क्या होगा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या बन जाएगा आपका प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए स्ट्रांग रिएजेंट की बात करेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं PH थ्रायस SNH की बात करेंगे, Zn-CU C2H5OH यानी ABH4 की बात करेंगे तो क्या होते हैं आपका, ये वीक रिएजेंट होते हैं, ये इसको किस में चेंज कर देंगे आपका, इसमें चेंज कर देंगे। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे 3 डिग्री एल्किल को किस में चेंज कर देगा आपका, एल्कीन में चेंज कर देता है। इसीलिए क्या पूछा है, कैन नॉट यूज्ड, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 डिग्री को किस में चेंज कर देता है आपका, एल्कीन में चेंज कर देता है। देखिए 372 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है, एमंग H2O, H2S, H2Se एंड H2Te की बात करिए हैं, वन विच हाईएस्ट वोलेटिलिटी की बात करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। हम लोग बात करेंगे ऐसे, देखिए टॉप टू बॉटम पे जाते हैं तो क्या होगा आपका, देखिए क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो वांडरवाल फोर्स की बात करेंगे, वांडरवाल फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब वांडरवाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा आप बताइए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज कर जाएगा तो वोलेटिलिटी क्या करती है, बताओ वोलेटिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाती है। क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसमें है, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज कर जाती है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो पूछा गया क्या आपसे, हाईएस्ट वोलेटिलिटी किसकी होगी, तो हाईएस्ट वोलेटिलिटी जब यहाँ पे इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो देखो यहाँ पे यहाँ चला जाएगा तो किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका। ठीक है ना, देखिए क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वांडरवाल फोर्स बढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इससे वोलेटिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए पूछा गया है हाईएस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका H2S
फिर क्या होगा आपका H2SE, H2TE, H2O हो जाएगा। तो पूछा क्या वोलेटिलिटी, सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी किसकी हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी। वोलेटिलिटी का आर्डर है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका H2S, थर्ड इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3, 3, 4 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 78 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन विथ मेटल। हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन विथ मेटल की बात करेंगे। चलिए भाई कोई भी हाइड्रोजन ले लीजिए और हम ले लें मेटल ले लेते हैं। चलिए भाई क्या पूछा है, लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा देखिए अगर हम लोग मेटल की बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर अलग अलग हाइड्रोजन ले लेते हैं, सेम अगर मेटल हो और अगर हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो अब क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो हम लोग बात करेंगे, जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई क्या होता है आपका, हाई आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो देखो लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे एंड हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा भैया देखो चलो ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड मेटल नहीं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसकी बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो सब में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक ना। तो क्या होगा आपका स्मॉल नहीं लार्ज होने लगेगा। तो क्या देखो लार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा आपका इसमें लार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इसमें, देखो पूछा गया क्या हाइड्रोजन एंड मेटल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका लार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लेकिन हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होनी चाहिए। क्या चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे देखो ये भी सही हो रहा है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करेंगे तो क्या लार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और देखो 355 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, यहाँ पे इसको गलत नहीं करना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 54 की बात करते हैं, किसकी बात करें हम लोग, 54 की बात करते हैं। आइए साहब देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मर्क्यूरिक आयोडाइड तो देखो क्या होता है, HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड है, किसके साथ कर रहे हैं आपका, प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका K2 बड़े ब्रैकेट में Hg और क्या होता है K2HgI4 हो जाएगा, I4 हो जाएगा। देखो साहब K2HgI4 हो जाएगा। जब K2HgI4 हो जाएगा तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं, जब इनको हम लोग आयनाइज करते हैं तो देखो अगर मान लो हम लोग इसको आयनाइज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hg क्या बन जाएगा, Hg+2 हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा 2I-। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा आपका 2K प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2I-। तो देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या 2 पोटेशियम आयन है, 2 आयोडाइड आयन है, यहाँ पे 2 आयोडाइड आयन है और एक अब क्या है मरकरी है। तो देखो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे। 7 आयंस बन रहे हैं, 7 आयंस बन रहे हैं। और अगर इसको हम लोग आयनाइज कर रहे हैं, इसको हम लोग आयनाइज करें देखो क्या हो जाएगा आपका 2K प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका
I4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो क्या प्लस का 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो 2 यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितने हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 3 आयन्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपसे पूछा क्या गया है, देखिए तो अगर याद रखिएगा नंबर ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, याद रखिएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए नंबर ऑफ आयन पहले ज़्यादा थे, यहाँ पे क्या हो गए कम हो गए। तो जितने नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट उतनी कम होगी। देखो पहले ज़्यादा थे और कम हो गया, तो नंबर ऑफ आयन कम हो रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया आपकी राइज कर जाएगी। देखो क्या दिया हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट इज राइज्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, नहीं ऐसा नहीं होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो गलत हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, नहीं चेंज हो सकता है आपका। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, ये भी वो चेंज होगा आपका। जब चेंज नहीं होगा तो कैसे आयनाइज होगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे 345 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 62 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स बोथ एल्केन एंड एल्कीन की बात किया गया। किसकी बात किया गया है, एल्केन एंड एल्कीन की। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, किसकी बात करें, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग CH3COO ले लेते हैं और हम लोग क्या करें कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। तो देखा अगर कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके 2 मोल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, एथेन बन जाएगा, एथेन बन जाएगा आपका, ठीक, एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें क्या ले लें हम लोग, देखिए यहाँ पे CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ले लें, ठीक ना। और हम लोग क्या करें यहाँ पे COONA ले लें, तो यहाँ पे क्या ले लें हम लोग COONA ले लें। और अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, तो देखो ये बांड टूटेगा। जब ये बांड टूटेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बांड क्या बन जाएगा आपका CH, एल्काइन भी बन जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं, क्या ले लें, देखो यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं CH2, यहाँ पे ले लें COONA की बात कर दें, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2COONA की बात करते हम लोग हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये हम लोग ले लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा आपका, और हम लोग क्या करा दें इलेक्ट्रोलिसिस करा दें। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये बांड टूट जाएगा, जब टूटेगा क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बांड CH2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किससे हम लोग बना सकते हैं एल्केन एंड एल्कीन। देखो यहाँ पे एल्केन भी बना दिया हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने एल्कीन भी बना दिया, और हम लोग एल्काइन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आइए तो ठीक देखिए यहाँ पे क्या दिया कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, सॉरी एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम बात करते हैं CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COONA, यहाँ पे COONA। जब यहाँ से बांड तोड़ेंगे हम लोग तब आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। आइए वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका रिएजेंट क्या होता है, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। तो क्या बनता है आपका सिमेट्रिकल एल्केन, क्या बनता है सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन। जैसे मान लिया हमने RX ले लिया और हमने क्या लिया, इसके 2 मोल ले लेते हैं, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका एल्केन बन जाता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। क्या बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, ठीक है ना। एल्केन का सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है।
क्रीमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं आपका जिंक अमलगम ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक अमलगम ZnHG, जिंक अमलगम ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl लेते हैं तो क्या होता है देखो आपका CO ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है बताइए? CO ग्रुप को किसमें चेंज करता है आपका? CH2 में रिडक्शन हो जाता है, किसमें चेंज कर देगा आपका? CH2 ग्रुप में। ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड इसे बार को ब्रेक करके किसमें चेंज करता है? OO आपके अगल बगल कार्बन पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ एल्केन एंड एल्कीन, तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे जिससे हमें एल्केन एंड एल्कीन दोनों क्या करते हैं हम लोग? ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे एल्कीन। ठीक है ना? आइए देखिए यहाँ पे 334 334 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। (63) क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए साहब 63 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो क्या पूछा है? विच हैज लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखिए अगर बात करते हम लोग हैं, यहाँ देखिए एल्कीन की बात की है तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक H जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है? CH3 है, यहाँ पे क्या है आपका? CH3 है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? देखो एक इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ बात करेंगे तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी क्या है आपका? CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं हम लोग हैं तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा? CH3 और यहाँ पर भी क्या है आपका? है CH3। यहाँ पे क्या आपका है? C और H2 है। तो देखो यहाँ पे क्या 3 3 6 हो जाएगा। तो क्या पे इसके भी क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं देखो CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बात करें हम लोग CH3, देखो क्या लिखा? ब्यूट 2 डाई मिथाइल है। यहाँ पे जोड़ लीजिए CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए तो 2 डाई मिथाइल क्या लिखा हुआ है? ब्यूट 2 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है? 3 3 6 3 9 3 12 तो क्या आपका है? 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो देखो जिसके पास डिग्री, देखो आप डिग्री आप अल्फा हाइड्रोजन जिसके जितने ज़्यादा होंगे उसकी क्या होगा आपका? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो स्टेबिलिटी ऑफ जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके जितने ज़्यादा होते हैं उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? उसकी उतनी ही कम होती है। तो देखो क्या पूछा है? लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सबका लिस्ट पूछा है। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम लिस्ट क्या होगा आपका? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th इज द क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएंगे। 63 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। देखिए 321 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। (75) क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 75 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स की बात करते हैं। रेडान इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियम, सही है। हीलियम इज एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हीलियम में होता ही होता है। जिनान इज द मोस्ट रिएक्टिव एमंग द रेयर गैस, रेयर गैस में एक होता है जिनान होता है। या क्या दिया आपका? द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज हीलियम, हीलियम नहीं होता है। तो क्या पूछा आपसे? फॉल्स पूछा गया यहाँ पे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? आंसर 4th इधर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे है तो इसका आर्डर कौन सा पूछा गया? क्या कि देखो क्या मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ पे आर्गन ले लीजिए, फिर आपका क्या ले लेंगे? नियान ले लीजिए, आर्गन नियान, फिर कौन सा होगा आपका? क्रिप्टॉन हो जाएगा। फिर आपका कौन सा होता है? आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम के बाद कौन सा होता है आपका? है जिनान होता है। और जिनान के बाद कौन सा होता है आपका? रेडान होता है।
ठीक है ना, याद रखिएगा। द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज हीलियम। हीलियम नहीं होता है, कौन सा होता है? आर्गन। मोस्ट एबंडेंट सबसे कम मात्रा में कौन सा होता है? रेडान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 75 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, 308 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 91 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ। देखिए 91 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं? 298 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन एक्सिस ऑफ Cl2 रिएक्ट विथ अमोनिया, जब हम लोग अमोनिया की रिएक्शन प्लस एक्सिस ऑफ Cl2, देखो लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ Cl2, Cl2 किस में ले लिया हमने? एक्सिस में, ठीक। तो अगर प्योर Cl2 अगर एक्सिस फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा आपका? यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा आपका? NCl3 बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? 3HCl। यहाँ पे क्या ले लीजिए आप लोग? 3 मोल और ले लीजिए, तो यहाँ पे देखो 3HCl बन जाएगा, ठीक ना। एक्सिस आप देखो एमोनिया एक्सिस आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बन जाएगा आपका? NCl3 प्लस क्या बन जाएगा आपका? 3HCl। तो क्या बन जाएगा आपका? NCl3 सेकेंड इधर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे 298 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारे गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहे हमारे SBTS 08 के 10 के दम में 10 क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो ये फिर से आप लोग देखिएगा, एनालिसिस करिएगा ताकि हम कहाँ गलती किए हैं और क्यों गलती किए हैं, इसको एनालिसिस करिएगा ताकि आगे आने वाले टेस्ट में ऐसी गलती आप लोग ना करें। तो अगले टेस्ट में फिर आप लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ वीर सिंह राजपूत, और आज हम आपके लिए 10 के दम के सेशन में जो आपका रिसेंटली SBTS 08 पेपर हुआ था उसके जो मोस्ट डाउटफुल 10 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सर का जो मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के तहत आज के सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आपका लोगो है 10 के दम का SBIT 08, और आपके सामने आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। असर्शन दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया अकर ड्यू टू म्यूटेशन। कह रहे हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और ए म्यूटेशन होता है कैसा? पॉइंट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन होता है, ठीक। दूसरा दिया हुआ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन DNA इज पॉइंट म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन दो तरीके से पढ़ते हैं, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और एक पॉइंट म्यूटेशन। जब किसी जेनेटिक कोड में किसी एक बेस का चेंज हो जाता है, एक बेस सब्सटीट्यूट होता है दूसरे बेस के द्वारा, तो बोलते हैं क्या? पॉइंट म्यूटेशन। और जब किसी बेसिस का इंसर्शन या फिर डिलीशन होता है जिससे पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो बोलते हैं क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा सा पॉइंट म्यूटेशन को समझ लेते हैं और किसमें सिकल सेल एनीमिया के केस में पॉइंट म्यूटेशन किस तरीके से होता है। देखिए हम यहां पर ये सबसे पहले बना रहे हैं नॉर्मल सेल। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन जीन होता है उसको सबसे पहले देखते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में यहां पर जो DNA का कोडॉन होगा यहां पर क्या होगा? GAG, क्लियर। और जो दूसरा स्टैंड होगा वो होगा UTCTC, क्लियर। अच्छा, एक जो स्टैंड होता है एक को बोलते हैं, इसको क्या हम? कोडिंग स्टैंड। और इसको बोलते हैं हम क्या? टेम्पलेट स्टैंड, क्लियर। टेम्पलेट स्टैंड। और जब हम बात करते हैं किसकी? सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन की बात करते हैं हम, तो यहां पर जो ये कोडॉन है ये चेंज हो जाता है। कौन सा? ये बेस चेंज हो जाता है किसमें? यहां पर थाइमीन में, एडेनिन थाइमीन में
चेंज हो जाता है, यानी कि एडेनिन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसके द्वारा, थायमिन के द्वारा, और यहाँ पर थायमिन सब्स्टिट्यूट हो जाता है एडेनिन के द्वारा। क्लियर। इस तरीके से ये सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जीन लेवल पर। अगर हम डीएनए की बात करें तो अब हमको पता है कि जो डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं, एक कोडिंग स्टैंड की तरह काम करता है और एक टेम्पलेट, और टेम्पलेट स्टैंड कोड होकर उससे क्या बनता है, एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। तो जो ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये जब कोड होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एमआरएनए का कौन सा कोडॉन, सी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर जी। और ये जो कोडॉन होता है कौन से अमीनो एसिड का होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। क्लियर। और यहां पर चेंज होके ये क्या बनेगा, यहां पर जी, और एडेनिन के अपोजिट में क्या, थायमिन होता है, बट यहां पर हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल, तो हो जाएगा GUG। ठीक। और ये जो कोडॉन होता है किसका होता है, वेलिन अमीनो एसिड का। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं तो हम यहां पर एक जो बेस है, ए की जगह यहां पर क्या हो जाता है, यूरेसिल, जिससे कि ग्लूटामिक एसिड से वेलिन बन जाता है, वेलिन कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अच्छा, ये होता कहां पर है, हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो प्रकार की चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसके 6 नंबर की जो अमीनो एसिड होता है वो होता है क्या, ग्लूटामिक एसिड, और उसके कोडॉन में जो एडेनिन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय द यूरेसिल। तो इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हम क्या, इस तरीके के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट म्यूटेशन। तो यहां पर इस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन होगा। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन में कुछ और पॉइंट हम समझते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है सिकल सेल एनीमिया के केस में। सबसे पहले तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा केस ये होगा कि जब सिंगल अमीनो एसिड चेंज होता है तो इस जगह को या फिर इस तरीके के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, यूनिट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, यूनिट म्यूटेशन। क्यों, क्योंकि यहां सिंगल अमीनो एसिड चेंज होता है। क्लियर। अच्छा, दो और पॉइंट म्यूटेशन में 2 पॉइंट और होते हैं, जैसे कि एक तरीके से बोलते हैं कि हम ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन, और एक होता है ट्रांजिशन। क्लियर। अब इसको थोड़ा हम ऐसे समझ लेते हैं, जब प्यूरिन सब्स्टिट्यूट होता है प्यूरिन के थ्रू ही, जैसे कि हम जानते हैं कि प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन। और अगर हम पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन, या फिर थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल। क्लियर। अब देखते हैं जब प्यूरिन के थ्रू ही सब्स्टिट्यूट होता है तो इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर। और जब प्यूरिन पिरिमिडिन से या फिर पिरिमिडिन प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट हो, यानी कि अगर एक ही जगह यहां पर इस केस में देखेंगे एडेनिन की जगह क्या आ गया है, यहां पर यूरेसिल, यानी प्यूरिन सब्स्टिट्यूट हो रहा है पिरिमिडिन के द्वारा, तो इस तरीके के पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन। और जब अगर कहीं पर ऐसा होता है कि प्यूरिन यानी प्यूरिन का जो बेस है और प्यूरिन के ही दूसरे बेस से क्या हो, सब्स्टिट्यूट, तो इस तरीके के म्यूटेशन में बोलेंगे हम क्या, ट्रांजिशन टाइप का। क्लियर। तो इस तरीके से इतने पॉइंट याद रखते हैं। कुल मिलाकर हमको यहाँ पर टोटली 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन में भी क्या होता है कि जो एक ही अमीनो एसिड, जो 6 नंबर का जो अमीनो एसिड होता है उसमें चेंज आता है, उसके कोडॉन में चेंज आता है, इसीलिए बोलते हैं यूनिट म्यूटेशन। क्लियर। तीसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि यहां पर प्यूरिन पिरिमिडिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है, तो क्या बोलते हैं, यहां पर ट्रांसवर्जन टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्लियर। और एक और पॉइंट हमको यहां पर याद रखना है, कौन सा, कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के कोडॉन में चेंज होता है, यानी एक अमीनो एसिड का जो कोडॉन है और जब उसमें म्यूटेशन होता है और दूसरा कोडॉन बनता है तो वो दूसरे अमीनो एसिड का कोडॉन होता है, तो इस तरीके के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम, मिससेंस म्यूटेशन। क्लियर। और अगर
सेम में ही चेंज होता तो क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो पहली बात पॉइंट म्यूटेशन होगा, दूसरा यूनिट म्यूटेशन होगा, तीसरा ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन होगा, और चौथा पॉइंट मिस सेंस टाइप का म्यूटेशन होगा। यानी कि हमने जो सिकल सेल एनीमिया है इसके केस में हम 4 तरीके से पॉइंट म्यूटेशन को समझ सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया अकर ड्यू टू म्यूटेशन, बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन डीएनए इज पॉइंट म्यूटेशन। अगर डिलीशन और इंसर्शन होता है बेसिस का तो वहां पर पूरी शिफ्टिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ना कि पॉइंट म्यूटेशन। इसीलिए हमारा ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है, रीजन है, इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। आंसर हमारा सेकंड होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स द रिपोलराइजेशन अकर विथ द, रिपोलराइजेशन की बात हो रही है यहां पर। देखिए यहां पर हम 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पोलराइजेशन, जो कब क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में, क्लियर। दूसरा डीपोलराइजेशन, और फिर रीपोलराइजेशन। क्लियर। हमको यहां पर रीपोलराइजेशन देखना है, बट हम पहले पोलराइजेशन भी स्टेट देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है, देखिए कुछ इस तरीके से, अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिवली। इस केस में सोडियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम बाहर मेंटेन रखता है, क्लियर। और यहां पर जो -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होता है, क्लियर। अब जब डीपोलराइजेशन होता है तो इस केस में यहां पर जो सोडियम है, सोडियम आयन है, वो अंदर आता है, तो यहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। और यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ से इम्पल्स ऐसे आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पर ये पोटेंशियल कितना हो जाता है, 40 मिलीवोल्ट प्लस में, क्लियर। अब हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन। जब रीपोलराइजेशन कंडीशन आती है तो रीपोलराइजेशन की कंडीशन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन बाहर जाता है, सोडियम ना अंदर आता है और ना बाहर जाता है, और यहाँ पर फिर से -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के केस में पोटेशियम आयन बाहर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लेक्स ऑफ पोटेशियम आयन। यानी यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन विच वायरस। सबसे पहले दिया हुआ है टीएमबी। टीएमबी में क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल करेक्ट है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जनरली हम लोग समझते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें डीएनए होता है, बट अगर हम देखें क्यूबी बैक्टीरियोफेज के केस में तो यहाँ पर भी आरएनए, यहाँ पर क्या होगा, आरएनए। और अगर हम एचआईवी की बात करें तो यहाँ पर भी आरएनए होगा, बट यहाँ दिया हुआ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए। हमको पूछा क्या गया है, आरएनए, यानी कि फर्स्ट ए में, बी में और सी में, तीनों में आरएनए होगा, यानी आंसर हो जाएगा अपना क्या, थर्ड, ओनली ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, क्लियर। हम जानते हैं कि ह्यूमन सेल में जो जीनोम होते हैं उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, क्लियर। और हमको यह भी पता है कि एक न्यूक्लियोसोम है उसमें कितने बेस पेयर क्या होते हैं, रैप्ड होते हैं, कितने होते हैं, 200, क्लियर। अब हमको पता करना है कि इतने बेसिस में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे। तो अगर हम सीधे 6.6 × 10⁹ को डिवाइड कर दे 200 से, तो हमारा यहां पर आ जाएगा 3.3 × 10⁷ क्या आ गए, न्यूक्लियोसोम,
क्या 3.3 इंटू 10⁻7 कहीं पर ऑप्शन है? हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, ये निकालने के लिए हमें पहले एक सेल में पाए जाने वाले बेस पेयर पता होना चाहिए और एक न्यूक्लियोसोम में पाए जाने वाले बेस पेयर, यानी एक न्यूक्लियोसोम को कितने बेस पेयर क्या होते हैं? रैप्ट किए होते हैं। तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया, टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी इन विच वन एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट। बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें ऑटोसोम के साथ साथ यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। किसके केस में होता है? ये फीमेल में। क्लियर? तो ये आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अच्छा, मोनोसोमी और ट्राइसोमी को भी समझ लो। मोनोसोमी में क्या होता है कि जब क्या होता है, एक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जब एक बढ़ जाता है तो ट्राइसोमी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा केस दिया हुआ, सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइसोमी ऑब्जर्व इन मेल एंड फीमेल बोथ। सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि ऑटोसोमल। अगर हम ऑटोसोमल की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? डाउन सिंड्रोम, जो मेल में भी होता है और फीमेल में। बट यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं, एक तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑटोसोम प्लस यहाँ पर क्या होता है? एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा जो एक्स है ये बढ़ जाता है। ठीक, और इस तरीके के सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। किसके केस में होता है? मेल के। बट यहां पर बात फीमेल के लिए भी दी गई है ना। तो कुछ केसेस में फीमेल में भी होता है, जब एक एक्स एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एक एक्स एक्स्ट्रा। तो इस तरीके के सिंड्रोम को बोलते हैं मल्टीपल एक्स सिंड्रोम। ठीक, किसमें होता है? क्या बोलते हैं फीमेल को? ऐसी फीमेल को बोलते हैं हम क्या? सुपर फीमेल। क्लियर? तो मेल और फीमेल दोनों में एक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम होता है, और ड्यू टू ट्राइसोमी, देखिए यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है और यहां पर भी एक एक्स बढ़ रहा है। तो हमारा ये आंसर सही होगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, रेशियो ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। क्लियर? देखिए हमको यहां पर समझना है कि जब अगर कभी ऐसा दिया हो कि F1 जनरेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस हो, और F2 जनरेशन के लिए जीनोटाइप पूछा जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि जितने भी हेट्रोजाइगस पाए जाएं, जितने हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होंगे, उनमें टू की पावर जो यहाँ हेट्रोजाइगस है वो कर देंगे। क्लियर? यानी हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, और इस केस में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट केस में यहाँ हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2। एक ये हेट्रोजाइगस है, एक ये है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? 4। क्लियर? अच्छा, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या? 2। अच्छा, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर भी एक हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या? 2 की पावर 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2। अच्छा, तीसरे केस में इसमें देखेंगे कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं, यानी कि 2 की पावर 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। इस तरीके से देखें तो हमारा जो रेशियो आ रहा है 4:2:1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सेकंड, 4:2:2:1। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर जीनोटाइप का जो रेशियो है वो F2 जनरेशन के लिए निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ mRNA अकर इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मैक्सिमम mRNA का सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, सेंट्रोसोम में नहीं होता। कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स की बात हो रही है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात होती तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो सकता था, बट हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, तो है ना। तो अगर कभी यहाँ पर प्रोकैरियोट्स आ जाए और साइटोप्लाज्म ऑप्शन हो तो आपका करेक्ट हो जाएगा, और इस केस में हमारा फोर्थ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड रीजन। सम करेक्टर ब्लेंड शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सम शो को डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल के जो
एक्सेप्शन होते हैं, उसमें कहते हैं कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होते हैं और कुछ कोडोमिनेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा कह रहे हैं द करेक्टर ऑलवेज ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा करेक्टर ब्लेंड होते हैं? तो ये आपका इनकरेक्ट है, हमेशा ब्लेंड नहीं होंगे। क्लियर? जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस ये होता है, बट हमेशा ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो आपका रीजन गलत है, रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है, मतलब असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन आर हाई एंड जीन आर लूजली लिंक्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स आर लो, अगर दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी तो लिंकेज लो होगा, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। फिर कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दीज जीन्स आर हाई, हाँ बिल्कुल सही है, रिकॉम्बिनेशन हाई होगा जब डिस्टेंस क्या होगी दो जीन के बीच की ज़्यादा, तो ये आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ये तो आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। मैप यूनिट हाई होगी। क्लियर? पूछा हमसे क्या गया है? नॉट करेक्ट, तो आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ चला जाएगा। यहाँ पर कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, सब के सब करेक्ट है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज बीइंग डिपिक्टेड इन दिस फिगर? फिगर को देखना है और इसमें देखना है कौन सी प्रोसेस इसमें शो हो रही हैं। सबसे पहले दिया हुआ स्प्लाइसिंग, बिल्कुल सही है, स्प्लाइसिंग क्या हो रहा है? शो हो रहा है। स्प्लाइसिंग जानते हो, एंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं, जब उनमें से जब एंट्रॉन निकलते हैं तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर स्प्लाइसिंग शो हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं कैपिंग, बिल्कुल मेथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर देखिए लगा हुआ है तो कैपिंग भी हो रही है। क्या टेलिंग हो रही है? देखिए टेलिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, तो आपका ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इस फिगर में स्प्लाइसिंग और कैपिंग शो हो रही है बट टेलिंग शो नहीं हो रही है। क्लियर बेटा? इसी के साथ आपका आज का यहाँ पर सेशन खत्म होता है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।